नमस्ते बच्चों। जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक जो रहने वाला है अपना वो है प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है उनका वर्गीकरण। यानी कि प्रयत्न के यानी कि जिस प्रकार से अपन बोलते हैं, जो अपन कोशिश करते हैं, उस कोशिश के आधार पर प्रयत्न यानी कोशिश करना। तो कोशिश के आधार पर जिस प्रकार से अपन बोलने की जो कोशिश करते हैं, उस कोशिश के आधार पर जो अपन बोलते हैं, तो उसके आधार पर जो व्यंजन वर्ण है उनको कितने भागों में बांटा गया है, किस भाग के अंतर्गत कौन से वर्ण को रखा गया है, उन सबको अपन एक एक करके आज धीरे धीरे आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण या फिर व्यंजनों का वर्गीकरण। बात एक ही है, व्यंजन वर्ण कह दो चाहे व्यंजन कह दो, ठीक है। क्योंकि अपन अभी जो वर्ण विचार है उसी का अगला भाग है ये, और वर्ण विचार को अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों या फिर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। तो अपन इसकी बात की जाए तो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है, प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है उनको उनका वर्गीकरण जो किया गया है तो वो कितने आधारों पे किया गया है। इसका वर्गीकरण इसका वर्गीकरण तीन आधारों पे पर किया गया है, किया गया है। कितने आधारों पे किया गया है? तीन आधारों पे। और तीन आधारों में से अपन बात करें तो पहले नंबर पे जो आता है वो है उच्चारण के आधार पर। नंबर एक, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण। वही अपन बात कर रहे हैं नंबर एक की, और नंबर एक जो डाला है अपन ने वो कौन सा है? उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण, ठीक है। अपन ने आप कहोगे सर ये टॉपिक पहले पढ़ा दिया, लेकिन ये पहले नहीं पढ़ाया है, क्योंकि पहले जो अपन ने पढ़ा है वो उच्चारण स्थान पढ़ा है। वर्ण जो है, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा है अपन ने कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है। लेकिन यह है उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण, यानी कि व्यंजन वर्ण उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान तो अपन पढ़ लिए, यह है उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण, यानी कि कौन सा जो वर्ण है वो किस आधार पर किस स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो उन सबको अपन पढ़ने वाले हैं। इसकी अगर बात की जाए तो इसका पहला जो भाग है उसमें आएगा सबसे पहले स्पर्शी वर्ण। अपन ने उच्चारण स्थान में जो पढ़ा था तो उच्चारण स्थान के अंतर्गत था यहाँ पे स्पर्श वर्ण। लेकिन यहाँ पर जब अपन प्रयत्न के आधार पर पढ़ रहे हैं उसके अपन ने कितने भाग कर दिए? तीन भाग कर दिए। और तीन भागों में से जो पहला भाग है इसका, तो वो कौन सा है? उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो उच्चारण के आधार पर जब अपन पढ़ेंगे तो उसका भी पहला जो भाग है उच्चारण का आधार पर, ये पहला भाग हो गया इसका। और इसका भी जो अगला जो अपन ने डिवाइड किया है तो इसका जो अगला भाग आता है निकल करके वो पहला है स्पर्शी वर्ण, जबकि वहाँ पे होता है उच्चारण स्थान में स्पर्श वर्ण और यहाँ पे है स्पर्शी वर्ण। अब इसमें जब हवा फेफड़ों से निकलकर वाक यंत्र
वाक यंत्र को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उसे स्पर्शी वर्ण कहते हैं। उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? स्पर्शी वर्ण। यानी कि जब हवा फेफड़ों से बाहर निकलकर, यानी कि फेफड़ों से जब हवा बाहर निकलती है और बाहर निकल कर के वो वाक यंत्र जो होता है, अपना वाणी का जो यंत्र होता है जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है, तो उस यंत्र को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है। यानी कि उस जो वाक यंत्र है, हमारे जो गले में वाणी का जो यंत्र है जिसके द्वारा वर्णों का उच्चारण होता है, उसको स्पर्श करके और कहाँ से? मुख से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपन स्पर्शी वर्ण कहते हैं। और स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं? स्पर्शी वर्ण इधर लिखो, स्पर्शी वर्ण 16 होते हैं। स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 जो वर्ण होते हैं वो एक तो होता है क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द और ध। इधर आ जाएगा प, फ, व और भ। ये कितने हो गए? 16। यानी कि जो इनका वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, वर्ग का जो अंतिम वर्ण है जिसको अपन ने स्पर्श जो उच्चारण स्थान पढ़े थे उसमें अपन ने एक नाम दिया था उनको, वहाँ पे नाम क्या दिया था अपन ने उनको? पंचम वर्ण। याद करो, इस अपन ने जब वहाँ पे उच्चारण स्थान जब पढ़ा था वर्णों का, तो उसमें अपन ने पंचम वर्ण को, 5वें जो स्थान पे वर्ण आता है उसको नाम दिया था पंचम वर्ण। तो जो पंचम वर्ण है जो 5वें स्थान पर आता है उसको अपन इसके अंतर्गत यानी स्पर्शी वर्ण के अंतर्गत नहीं मानते, जबकि स्पर्श वर्ण में उसको मानते हैं। ठीक है, इसमें अपन ने एक वर्ग को हटाया है और वो वर्ग कौन सा है? च वर्ग। क्योंकि स्पर्श वर्ण के अंतर्गत तो च वर्ग आता है, लेकिन स्पर्शी जो वर्ण है उसमें च वर्ग नहीं आता है। इस कारण से यहाँ पर वर्ण कितने हो गए? स्पर्शी जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी हुई? 16। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो इसको रफ करते हैं। पहला जो भाग है इसका, इसको अपन रफ करते हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आएगा इसमें संघर्षी
व्यंजन। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो व्यंजन के अंतर्गत अपन जो पढ़ रहे हैं तो उसमें नंबर 2 पे आएगा अपना संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब संघर्षी व्यंजन की बात की जाए तो संघर्षी व्यंजन कहते किसे हैं? संघर्षी व्यंजन कहते किसे हैं? जब दो उच्चारण अवयवों के पास आने के कारण दो उच्चारण अवयवों के पास आने के कारण मार्ग छोटा हो जाता है। मार्ग कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। उसे या फिर उस छोटे मार्ग से वर्ण घर्षण करके मुख से बाहर निकलते हैं, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इधर लिखो इसको। इसमें सभी ऊष्म वर्ण आते हैं। इसमें सभी ऊष्म वर्ण आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला जो है श, स और है। ये हो गए अपने संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में देखो एक बार दोबारा से, जब दो उच्चारण अवयवों के पास आने के कारण, यानी कि जो उच्चारण स्थान है उनके पास आने के कारण, जब किसी वर्ण को, मतलब इन वर्णों को जब बोला जाता है तो वो जो दो अवयव है, दो स्थान है, तो वो क्या है, थोड़ा निकट आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। और निकट आने के कारण जो हवा का निकलने का जो मार्ग है वाक यंत्र के पास से, जहाँ से हवा निकलती है, तो वो जो मार्ग है वो कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। जब दो चीज़ें कोई पास में आएगी तो पहले इतना, फिर जैसे वो पास में आई तो कम हो गया। ठीक है, तो छोटा हो जाने के कारण उसे
उस छोटे वर्ण छोटा हो जाता है, उस छोटे वर्ण घर्षण वर्ण करके मुख के, अच्छा, उससे जब छोटा रास्ता हो जाता है तो उस छोटे रास्ते से, उस छोटे रास्ते से वर्ण क्या होता है कि घर्षण करके, यानी कि एकदम घिस करके, जैसे रगड़ करके और मुख से बाहर निकलते हैं। और जैसे वो वर्ण बाहर निकलते हैं तो उन्हें वर्णों को क्या कहते हैं अपन? संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें सभी ऊष्म वर्ण आते हैं, यानी कि ऊष्म वर्ण किस में आते हैं? ऊष्म वर्ण जो आते हैं वो किस में हैं? अपने उच्चारण स्थान में। ठीक है, तो उच्चारण स्थान में कितने ऊष्म वर्ण आते हैं? 4। तो इसमें भी सारे के सारे ऊष्म वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 उसमें, तो चारों चारों इसमें आ जाएंगे। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। और 4 कौन कौन से होते हैं? श, श, स और है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब इसको अपन रफ करते हैं। नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें नंबर 3 पे जो आएगा वो है अपना स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नंबर 3 पे कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पहले अपन ने पढ़ा है स्पर्शी वर्ण, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद में संघर्षी व्यंजन, और अब दोनों को मिला करके जो वर्ण बनकर के निकल करके सामने आएंगे वो कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसमें या फिर इसके उच्चारण में अधिक स्पर्श होता है, इनके उच्चारण में अधिक स्पर्श होता है तथा स्पर्श के बाद व्यंजन संघर्षी स्पर्श के बाद व्यंजन संघर्षी हो जाता है। यानी कि सबसे पहले अपन बात करें तो जब वर्ण को बोला जाएगा तो वो जो वर्ण स्पर्श होगा, भाई स्पर्श भी होगा यहाँ पे और संघर्ष भी होगा, क्योंकि दोनों चीज़ दे रखी है। वही वर्ण के अंतर्गत जो दोनों चीज़ें दे रखी है तो वो दोनों ही प्रकार की क्रिया करेगा। तो सबसे पहले जब वर्ण को बोला जाता है, जब वर्ण का उच्चारण किया जाता है, तो वो वर्ण में क्या है कि स्पर्श कैसा होता है? अधिक होता है। यानी कि जो स्पर्शी वर्ण है, स्पर्शी वर्ण से अधिक स्पर्श होता है, और स्पर्श होने के बाद में फिर क्या होता है कि जो व्यंजन है वो कैसा हो जाता है? संघर्षी, यानी कि एकदम घर्षण करके निकलता है। और ये वर्ण या फिर इनकी संख्या
संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ। च, छ, ज, झ। वे 4 वर्ण हैं। वहाँ पर तो अपन ने उच्चारण स्थान में जब पढ़ा था, तो उच्चारण स्थान की बात करें तो वहाँ पर किस में आता है? ये स्पर्श वर्ण में आता है। लेकिन यहाँ पर कैसे वर्ण है? ये चारों के चारों स्पर्श व संघर्षी, या फिर स्पर्शीय और संघर्षी, दोनों प्रकार के मतलब जो वर्ण है उनके अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसका जो अगला भाग है, तो अगला भाग कौन सा है इसका? नासिक व्यंजन, नंबर 4। और नंबर 4 पे आता है नासिक व्यंजन। ठीक है, अब नासिक व्यंजन जो है, तो उनमें इनके उच्चारण में हवा का मुख्य अंश, इनके उच्चारण में हवा का मुख्य अंश नाक से बाहर निकलता है। पंचम वर्णों को नासिक के व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। अंग, य, अण, न और म। अंग, य, अण, न और म। नासिक व्यंजन यानी कि नाक से उच्चारित होने वाले व्यंजन, तो इनके उच्चारण में हवा का मुख्य अंश का मतलब होता है कि हवा का जो मुख के अंदर से जो हवा निकलती है, फेफड़ों से निकल करके जो हवा ऊपर आती है, उसका जो मुख्य भाग है वो नाक से बाहर निकलता है। यानी कि मुख से भी बाहर निकलता है, लेकिन जिसका मुख्य जो भाग है, मेन जो भाग है हवा का, जिससे ध्वनि का बाकी यंत्र से टकरा करके जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो ध्वनि जो है उसका मुख्य अंश कहाँ से निकलता है? वो नाक से बाहर निकलता है।
और इसे अपन पंचम वर्णों को ही अपन नासिक वर्ण कहते हैं या फिर नासिक व्यंजन कहते हैं, जो पंचम स्थान पे आते हैं। अपन ने स्पर्श वर्ण में पढ़ा था, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। और 5 कौन कौन से होते हैं? अंग, यण, अण, न और म। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है। अब नंबर 5 की अपन बात करें तो नंबर 5 पे जो व्यंजन वर्ण आएगा वो कौन सा है? वो है अपना पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो पार्श्विक का अर्थ बगल होता है। पार्श्विक का जो अर्थ है वो क्या होता है? बगल। जब हवा जीभ के दोनों बगल से निकलती है तो उस व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसमें लय, व्यंजन, आता है। इसमें कौन सा व्यंजन आता है? लय व्यंजन। पहले तो पार्श्विक का अर्थ क्या होता है? बगल, ठीक है। जब हवा जीभ के दोनों बगल से, यानी कि जब वो फेफड़ों से निकल करके हवा वाक यंत्र से टकरा करके और ऊपर आती है मुख में, और मुख में आने के बाद में जब वही हवा जीभ के दोनों तरफ से, दोनों बगल से या फिर दोनों साइड से मुख के बाहर निकलती है, यानी कि मुख से बाहर निकलती है जीभ के दोनों तरफ से, तो जब उस समय जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है उस व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसमें कौन सा वर्ण आता है? इसमें ल जो वर्ण है वो इसमें आता है। ल अगर आप बोल के देखोगे तो उसमें जीभ है वो अपने तालब के पास, दंत और तालब के पास में यहाँ पे टच होकर के और दोनों साइड से हवा को बाहर निकालती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं अपन पार्श्विक व्यंजन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला जो भाग है इसका वो है नंबर
6। और नंबर 6 की अपन बात करें तो नंबर 6 पे जो आएगा वो है प्रकंपित व्यंजन। ये व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसमें अपन व्यंजन ही लिखेंगे, ठीक है। तो प्रकंपित व्यंजन, जब हवा मुख से हवा बाहर निकलती है उस समय जीव का या जीव के द्वारा 2 या 3 बार कंपन करना प्रकंपित कहलाता है। इसमें रे व्यंजन आता है। जब मुख से हवा बाहर निकलती है, यानी कि जब फेफड़ों से निकल करके हवा कहाँ पे आती है, बाकी अंदर से टकरा करके और मुख में आ जाती है। और मुख में आने के कारण बाद में जब वो हवा है जो बाहर निकलती है, और बाहर निकलते समय जो अपनी जीभ है उसका जीभ का 2 या 3 बार जो कंपन किया जाता है, उस वर्ण को बाहर निकालने के लिए जीभ के द्वारा जो कंपन किया जाता है, तो उस कंपन को क्या कहते हैं अपन, प्रकंपित कहते हैं, ठीक है। और प्रकंपित वर्ण में किसको रखा गया है, इसमें रे जो है, रे को रखा गया है। रे बोल करके देखिए, आपकी जीभ का जो अगला हिस्सा है तो वो कंपन करेगा, और वो 2 से 3 बार लगभग कंपन करता है। इसलिए अपन प्रकंपित जो व्यंजन है उसमें किसको रखते हैं, रे जो व्यंजन है उसको अपन प्रकंपित व्यंजन में रखते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका नंबर 7 जो है, तो नंबर 7 पे आएगा 6 तक तो हो गए, अगला है इसका नंबर 7। नंबर 7 की अगर बात की जाए तो नंबर 7 पे आएगा संघर्षहीन व्यंजन। जब हवा मुख से बाहर आती है
तो वह बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है। इसमें ये वह व्यंजनों को रखा गया है। अब देखिए इधर कौन सा है अपना नंबर 7 में, संघर्षहीन व्यंजन, यानी कि ऐसा व्यंजन जो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी घर्षण के मुख से बाहर बहुत आसानी से मुख से बाहर निकल जाता है। जब हवा मुख से बाहर आती है तो वह बिना किसी संघर्ष के, यानी बिना किसी टकराव के, बिना किसी संघर्ष के वो क्या करती है कि मुख से बाहर निकल जाती है, और उसे क्या कहते हैं अपन, संघर्षहीन। यानी कि अगर वो रगड़ करके आती, घिस करके आती, संघर्ष करके आती, उसको संघर्ष ही कह देते। लेकिन यहाँ पर तो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी रगड़ के, बिना टच हुए वो सीधे मुख से बाहर निकल रही है और बहुत आसानी के साथ में निकल रही है, इसलिए उसको क्या कह दिया अपन ने, संघर्षहीन व्यंजन। इसमें अपन ये और वे दो व्यंजन वर्णों को रखते हैं। ये और वे दोनों व्यंजनों को किस में रखा गया है, संघर्षहीन व्यंजन में रखा गया है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसका जो अगला भाग है वो है नंबर 8। ये तो हो गए नंबर 7, अब है नंबर 8। और नंबर 8 जो है, नंबर 8 पे है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, जब जीव हवा को झटके से मुख से बाहर फेंकती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें ड और ढ
व्यंजनों को रखा गया है। यानी कि उत्क्षिप्त जब व्यंजन की बात करें अपन, तो जब जीव है वो हवा को एक झटके से, एकदम झटके से मुख से बाहर फेंकती है या मुख से बाहर निकालती है, तो उस समय जिस व्यंजन का उच्चारण होता है वो कौन सा व्यंजन कहलाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएगा। इसमें अपन ड और ढ को, यानी कि दो जो व्यंजन वर्ण है, उन दोनों व्यंजनों को अपन किस में रखते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन में रखते हैं। कौन से हैं? ड और ढ। ड और ढ, इन दोनों को अपन इसमें रखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, ये तो हुआ अपना पहला भाग, यानी कि जो अपन फर्स्ट भाग पढ़ रहे थे, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण, तो ये हुआ अपना कंप्लीट। ठीक है, अब इसका जो सेकंड भाग है वो पढ़ेंगे अपन। इसका जो नंबर 2 है, नंबर 2 पे आएगा कंपन के आधार पर व्यंजन। कंपन के आधार पर व्यंजन। तो कंपन का मतलब है वाक यंत्रों में कंपन के आधार पर वर्णों को, व्यंजन वर्णों को, व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि सबसे पहले अपन इसका जो सेकंड भाग है उसको पढ़ रहे हैं, और उसमें अपन ने देखा कि कंपन के आधार पर व्यंजन। तो वाक्य यंत्र, यानी कि जो बोली, जो वर्ण बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, और बोलते समय जो उन वर्णों का उच्चारण जो स्थान है, उस स्थान में जो कंपन होता है, और कंपन के माध्यम से जिस प्रकार का व्यंजन निकल कर के सामने आता है, उसको क्या कहते हैं अपन? वाक्य यंत्रों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यानी कि जो कंपन होता है, उस कंपन के आधार पर कितने भागों में बांट दिया अपन ने? 2 भागों में। अगर 2 भागों की बात की जाए तो नंबर 1 की बात करेंगे, तो नंबर 1 पे आता है घोष वर्ण। नंबर 1 पे आएगा अपना घोष व्यंजन। घोष वर्ण कह दो या घोष व्यंजन कह दो, ठीक है, क्योंकि अपन व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं। व्यंजन, तो व्यंजन जब पढ़ रहे हैं तो व्यंजन की भी बात करेंगे अपन, किसी और की तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो घोष जो व्यंजन है उसके अंतर्गत
इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण व, या फिर तथा कर दो इसको, वे में कंफ्यूज हो जाओगे, तथा य, रे, ले, व और है। व्यंजन आते हैं। पहला नंबर है इसका, और पहला नंबर कौन सा है? घोष व्यंजन। घोष व्यंजन की अपन बात करें तो घोष व्यंजन जो है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। टोटल वर्ग कितने होते हैं? वो भी कितने होते हैं? 5। अपन ने पूरे 5 वर्ग पढ़े थे, पांचों वर्ग के पांचों वर्ण पढ़े थे। किस में पढ़े थे? स्पर्श वर्ण में। याद करो वहाँ पे कैसे लेकर मैं तक। तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5, और कुल वर्ग कितने होते हैं? वो भी 5 होते हैं। ठीक है, तो उसमें तीसरा यानी कि क और ख को छोड़ करके ग, घ, अंग, च और छ को छोड़ करके ज, झ, य, ट और ठ को छोड़ करके ड, ढ, ण, ट और थ को छोड़ करके द, ध, न, प और फ को छोड़ करके ब, भ और म। तो ये जो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे जो वर्ण आते हैं उन वर्णों को रखा गया है। उसके साथ में किसको रखा गया है? यहाँ पे जो अंतस्थ वर्ण है चारों उनको ले लिया, और ऊष्म जो वर्ण है ऊष्म वर्ण में से कौन सा है को ले लिया, यानी कि ये, रे, ले, व, है। इन पांचों को रखा गया है, और उसके साथ में यहाँ पे 15 वर्ण ये हो गए, यानी कि 5 वर्ग हो गए, और 5 वर्ग में से 3-3 वर्ण लिए तो 5 तिया 15, 15 और 5 20। ठीक है, 20 वर्ण किस में आ गए? अपने घोष वर्ण में। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आएगा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, और अघोष व्यंजन के अंतर्गत अपन बात करें तो इसमें वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा श, श, स। इन 3 तो ये हुए, और 5 दूनी 10, 10 और 3 13। 13 वर्ण तो इसमें आ गए, किसमें? अघोष में, और 20 वर्ण किसमें आ गए? अपने घोष वर्ण में। टोटल कितने हो गए अपने? 33 यानी 33। ठीक है, हो गए कुल वर्ण। ठीक है, तो घोष वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा ये, रे, ले, व, है। इनको तो कहते हैं अपन घोष वर्ण। ठीक है, ये घोष व्यंजन वर्ण। और अघोष जो है तो अघोष में कौन कौन से आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा श, श, स, ये तीनों वर्ण।
तो इस प्रकार से अपन ने इसको कंपन के आधार पर है, तो कंपन के आधार पर अपन ने इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा हो गया, घोष व्यंजन, और दूसरा कौन सा हो गया, अघोष व्यंजन। चलो इसको उतारो एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। ठीक है, ये हो गया अपना नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, अब नंबर 3 जो है, नंबर 3 पे देखेंगे अपन। नंबर 3 पे है श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यानी कि जो श्वास वायु है, जो अपने फेफड़ों से निकल कर के और जो हवा बाहर निकलती है, उस हवा के आधार पर, उस वायु के आधार पर व्यंजन जो वर्ण है उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को या फिर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और उसमें नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पे आएगा अपना अल्प प्राण। अल्प प्राण। सबसे पहले अपन अल्प प्राण की बात करें कि अल्प प्राण होता क्या है। भाई यहाँ तो अपन ने बात कर ली कि श्वास वायु के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण है नंबर 3, और नंबर 3 पे जो वर्गीकरण करना है अपन को श्वास वायु के आधार पर, तो उस आधार पर वर्णों को अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। और 2 भागों में जो बांटा है उसमें से पहला नंबर जो है, पहला जो भाग है उसका, वो कौन सा है? अल्प प्राण। इसमें वायु कम मात्रा में बाहर आती है। यानी कि जब इसके अंतर्गत जो वर्ण रखे गए हैं अपन ने, उन वर्णों का जब अपन उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों के उच्चारण में, उन वर्णों को बोलने में उस समय जो वायु मुख के अंदर से, फेफड़ों से निकल करके मुख में आती है, मुख के बाहर जो वायु निकलती है, तो वो क्या है कि थोड़ा कम मात्रा में वो वायु बाहर निकलती है। और कम मात्रा की अपन बात करें तो यानी कि इसका जो दूसरा भाग है उसमें अधिक मात्रा में निकलेगी और इसमें निकलती है कम मात्रा में। कम मात्रा में निकलने के कारण इसको कह दिया अपन ने अल्प
प्राण। इसमें वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल और व वर्ण आते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। कम मात्रा में बाहर निकलने के कारण अपन ने इसको क्या कह दिया, अल्प प्राण। अल्प यानी कम, ठीक है, अल्प मात्रा यानी कि कम मात्रा में अल्प प्राण कह दिया अपन ने इसको, ठीक है। इसमें वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग यानी कि का, ग और अंग, यानी कि पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे जो वर्ण आते हैं उनको रखा गया है। उसके बाद में चार वर्ण जिनको अपन अंतस्थ वर्ण कहते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। किस में रखा गया है, अल्प प्राण में रखा गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में अपन उसका दूसरा भाग है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। पहला भाग हो गया अपना अल्प प्राण। अब नंबर 2 की अगर बात करें अपन तो नंबर 2 पे जो आएगा वो कौन सा है, अपना महाप्राण। एक हो गया अपना अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, ठीक है। अल्प यानी कम और महा यानी अधिक। इसमें वायु अधिक मात्रा में, इसमें वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर आती है। इसमें जो है वो वायु किस प्रकार, यानी कि अधिक मात्रा में मुख से बाहर आती है। जब इन्हें इसके अंतर्गत जिन वर्णों को रखा गया है उन वर्णों का जब अपन उच्चारण करेंगे तो उनको बोलते समय जो मुख में से जो श्वास वायु है, तो श्वास वायु जो निकलेगी मुख के अंदर से बाहर, तो वो कैसे निकलती है, अधिक यानी कि ज़्यादा मात्रा में बाहर आती है। इसमें वर्ग का दूसरा, चौथा, इसमें वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण व
श, से और हा को रखा गया है। ये हो गया अपना महाप्राण। इसमें देखो अल्प प्राण में कम वायु बाहर निकलेगी मुख से और महाप्राण में अधिक वायु मुख से बाहर निकलेगी। उसमें अपन ने रखा है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और उसके बाद में अंतस्थ वर्ण ये रेलेवे, और उसके बाद में है को अपन ने इसी में रखा है, सॉरी है को उधर नहीं रखा है को इधर रखा है, उधर उसमें अंतस्थ वर्ण, और उसके बाद में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। वो तो किस में आ गए? अल्प प्राण में। और महाप्राण की अपन बात करें तो इसमें आ गया वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और उसके साथ में श है, श और हा। तो इन वर्णों को अपन किस में रखा है? महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।